Hi everyone, my name is Arun Singh Rawat and I teach on an academy बैंक एग्जाम्स और मैं आपको पढ़ाता हूँ आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्वांट। साथियों, जब आप बैंक एग्जाम्स को तैयार करते हो तो सिलेबस को कंप्लीट करना जितना ज़्यादा ज़रूरी होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है रिवीजन करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रिवीजन और सिलेबस कंप्लीट करने के अलावा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स और होता है जो बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, वो है आपकी स्ट्रैटेजी। तो चलिए आज मैं उसी स्ट्रैटेजी पे बात करूंगा कि एग्ज़ाम से पहले स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम्स के डे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, नाइट बिफोर द एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो लेट्स रिवाइंड टू एग्ज़ाम डे। साथियों, ये सवाल काफ़ी लोगों के मन में होता है कि सर कल मेरा एग्ज़ाम है और आज की रात काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो एग्ज़ाम से पहले रात को मैं कैसे काटूं और ये रात में मैं कुछ ऐसा पढूं कि कल मेरा एग्ज़ाम अलग हो जाए। तो इसी पर मैं जवाब देने आया हूं। होता क्या है कि जैसे कल मेरा एग्ज़ाम था तो आज की एक पूरी रात होती है और आप जानते हो कि रात में जब सब सुनसान हो जाता है तो पढ़ने में मज़ा बहुत आता है कि सब सो गए हैं और आप आराम से अपनी स्टडी को कर सकते हो। मैंने बहुत लोगों को देखा, इवन मैंने भी कई बार किया है, हम देर रात रात तक स्टडी करते हैं। अब इसका इम्पैक्ट एग्जाम्स में कैसे पड़ता है, मैं अपना खुद का आपको लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप में से भी बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा शायद, और वो लोग इस बात को समझेंगे कि हाँ सर ऐसा जनरली होता है। मेरे साथ जो किस्से हुए वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। पहला किस्सा मेरे साथ क्या हुआ था, एक बार का मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ कि मेरा एग्ज़ाम था कल और मैंने कहा एक काम करता हूँ, आज कम से कम 2 बजे 3 बजे तक पढ़ाई करता हूँ। तो 2 से 3 बजे तक मतलब मैं रात में कंटिन्यू पढ़ता रहा, 2-3 बज गए मैं कंटिन्यू पढ़ता रहा। इसका इम्पैक्ट मुझे क्या देखने को मिला, जब मैं 3 बजे सोया और मेरा एग्ज़ाम मॉर्निंग में होना था तो मेरी नींद बहुत लेट खुली, जिसकी वजह से शायद मतलब अगर आप मान के चलिए कि मेरे घर वालों ने मुझे उठा दिया, अदरवाइज़ मेरा एग्ज़ाम छूट सकता था, क्योंकि वो नींद जो थी ना वो मतलब पूरी नहीं हो पाई। उसका इम्पैक्ट मुझे कहाँ पर और दिखने लगा कि जब मैं एग्ज़ाम सेंटर में बैठा था तो कई बार ऐसा होता ना झपकियाँ सी आने लगी, तो एक वहाँ पर भी मुझे डिस्ट्रैक्शन फील हुआ। तो ये भी कुछ लोगों के साथ होता है, मेरे साथ तो हुआ है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि एग्ज़ाम से जो पहले वाली रात होती है भैया उसमें सोया बहुत आराम से कीजिए। पूरी 8 घंटे 7 घंटे की नींद लीजिए। लोग 2 घंटे 3 घंटे की नींद लेके एग्ज़ाम देने चले जाते हैं और सोचते हैं कि एग्ज़ाम में जाने के बाद हो जाएगा तब आराम से सोएंगे। बिल्कुल मत कीजिए। एक काम और बहुत लोग करते हैं, एग्ज़ाम की रात में कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नई क्वेश्चंस को तैयार कर लेते हैं। कुछ लोगों का मानना होता है कि जो उन्होंने पिछले 3 महीने 4 महीने में नहीं किया, अगर एग्ज़ाम से ठीक रात पहले पढ़ेंगे तो वो उनको जल्दी समझ में आएगा। बेकार स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप कोई नया टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप सोचिए अगर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया तो एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। आपके साथ एग्जाम्स में इतनी सारी मिस्टेक्स होने वाली हैं, बहुत गलतियां होने वाली हैं, जिस वजह से आपका एग्ज़ाम खराब हो सकता है। तो ये 2 बिल्कुल भी मत करिए। तो प्रॉपर सोइए एग्ज़ाम से पहले, और कुछ नया टॉपिक आप प्लीज़ ना पढ़ें एग्ज़ाम से पहले। मॉर्निंग ऑफ द एग्ज़ाम। साथियों, मान लीजिए कि आज सुबह मेरा एग्ज़ाम है। अब बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं सर क्या कुछ खास स्पेशल होना चाहिए। और छोटी छोटी गलतियां जो मैंने भी अक्सर करी हैं। पहली गलतियां क्या होती है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना होता है कि मॉर्निंग में जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम 8 बजे है 10 बजे है, तो आप मॉर्निंग में 6 बजे से लेकर 7 बजे तक 1 घंटा मॉर्निंग का रिवाइज़ कर लें। मतलब जो कभी रिवाइज़ नहीं किया वो एग्ज़ाम की मॉर्निंग में रिवाइज़ कर लें। कुछ हद तक ये बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, बट प्रैक्टिकली अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप ऐसा करते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है, माइंड जो हमारा माइंड होता है ना, ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्ज़ाम्स में। लाइक सपोज़ कीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे साथ हुआ है कई बार। मेरा एग्ज़ाम 10 बजे था और मैंने डिसाइड किया कि मैं 6 बजे से लेकर 8 बजे तक या 5 बजे से लेकर 7 बजे तक एक टॉपिक है उसको रिवाइज़ करूँगा। और जब मैं वो टॉपिक को रिवाइज़ करने लगा तो आप यकीन मानिए मैं उलझ सा गया। उलझ कैसे गया कि यार क्वेश्चंस मुझसे नहीं होने लगे। मेरा कॉन्फिडेंस डाउन होने लगा कि 3 घंटे बाद मेरा पेपर है और मैं अभी 3 सवाल नहीं बना पा रहा हूँ। तो ये सब आप प्लीज़ ना करें एग्ज़ाम्स के मॉर्निंग वाले दिन कि आप कुछ नोट्स, मैंने कुछ लोगों को देखा वो नोट्स को कैरी करके ले जा रहे हैं, ऑटो में पढ़ते हुए जा रहे हैं। मतलब ठीक है वो आप रिवाइज़ कर रहे हो, बट ज़्यादा लोड ले लोगे अपने ऊपर तो भी हाथ पैर वहाँ पे काम नहीं करते, दिमाग काम नहीं करता, लोग ब्लैंक हो जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो ये आप ना करें एग्ज़ाम्स की मॉर्निंग वाले दिन। रीचिंग द सेंटर। कई बार ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ,
एग्ज़ाम सेंटर पहुंच जाते हैं, जाना कहीं और होता है, जहाँ कहीं और चले जाते हैं और उस वजह से भी उनका एग्ज़ाम छूट जाता है। तो प्लीज़ आप, जैसे मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम था एक जगह पर, तो वो लोकेशंस क्या होता है ना, नाम कई बार रिसेंबल करते हैं, लाइक से अरुण कॉलेज जैसे कुछ करके, दूसरा है अरुण अकेडमी। तो अरुण मैंने दिमाग में रख लिया, मैंने कहा अरुण कॉलेज था, मैं कॉलेज पहुंच गया, एग्ज़ाम तो अकेडमी में था। तो ये मिस्टेक बहुत होती है, बहुत छोटी मिस्टेक है लेकिन होती है मोस्टली, तो वही बता रहा हूँ मैं कि ये होती है। दूसरी गलती क्या होती है, प्रिपरेशन तो सब अच्छी करते हैं, छोटी छोटी गलतियों में ये भूल जाते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है एग्ज़ाम्स में अपेयर होने के लिए, लाइक आधार कार्ड का फ़ोटो, आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमसे मांगते हैं, वो 3-4 फ़ोटो मांगते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं ओरिजिनल, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, या फिर और भी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम छोटे छोटे पॉइंट्स भूल जाते हैं। आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल, मैंने कई बार एग्ज़ाम सेंटर में ऐसे लोगों को भी देखा है, एग्ज़ाम सेंटर के बाहर खड़े होकर बोल रहे होते हैं कि यार एक फ़ोटो ही तो नहीं लेके आया, एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया। तो ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं तभी क्रिएट होती हैं जब आप इनको नेगलेक्ट करते हो। तो एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचने से पहले 2 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, और एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपने सब कुछ रखा हुआ है, एग्ज़ाम सेंटर भी आप टाइम पर पहुंच गए, अब आपको क्या नहीं करना चाहिए। एक मेरे साथ तो हुआ है, आप लोग बताना ऐसा होता है कि नहीं होता है। जैसे हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुंचते हैं तो बहुत ना प्रेशर ऑलरेडी दिमाग में आ जाता है, इतने सारे बच्चे लोगों को देखकर कि भाई इनमें से कोई कुछ ही बच्चे एग्ज़ाम्स में आगे बढ़ेंगे। तो एक गलती हो जाती है कि हम किसी के मुंह से सुन लेते हैं या किसी से पूछ लेते हैं, यार पेपर बहुत टफ आया था, या मेरा अटैम्प्ट तो 80 रहा। एक प्रैक्टिकल किस्सा आपको बताता हूँ, एक बच्चा एग्ज़ाम दे के आया, तो जस्ट मैंने उससे पूछ लिया, मतलब गलती करी मैंने पूछ के, मैंने कहा तुम्हारा अटैम्प्ट कितना रहा। अब उसने मजाक में बोला या वो सीरियस था, आई डोंट नो, बट उसने बोला मेरा तो 80+ रहा। अब आप समझ लीजिए, जैसे उसने बोला कि मेरा 80+ रहा, तो उसके बताने से मेरा काम आसान नहीं हुआ, मेरा काम मुश्किल हो गया। मेरे ऊपर एक प्रेशर आ गया कि यार अगर 80 से कम करके आए ना तो दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि सामने वाला 80+ करके गया है। बट जो बंदा इतना फुल्ली कॉन्फिडेंट एग्ज़ाम देने गया, एग्ज़ाम सेंटर तक उसने कोई गलतियाँ नहीं करी, वो एक बेसिक गलती ये कर गया कि उसने एक बच्चे से ये पूछ लिया कि भाई तुम्हारा अटैम्प्ट कितना हुआ। अब उस बच्चे ने सीरियसली उसको कहा या मजाक में कहा, उसने बस इतनी सी बात बोली कि मेरा अटैम्प्ट तो 80+ रहा। सामने वाला प्रेशर में आ गया कि यार 80 से कम तो करके ही नहीं आना भाई। इस वजह से भी जब वो पेपर में एग्ज़ाम में बैठ के लिख रहा था तो मेरे दिमाग में प्रेशर क्या था, 80 तक मैं पहुँचूँ, 80 तक मैं पहुँचूँ। इसकी वजह से मैं बहुत मिस्टेक्स करता हुआ चला गया, जिस वजह से वो एग्ज़ाम मेरा बहुत ख़राब हुआ। तो ये प्लीज़ आप लोग ना करें, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचकर पूछे ना किसी से, अपना जाएं, एग्ज़ाम दें और घर चले आएँ। गेटिंग द क्वेश्चन पेपर, उस समय का नज़ारा कुछ ऐसा होता है कि मेरे सामने स्क्रीन है या मेरे सामने पेपर है, तो 2-4 दिमाग में थॉट आते हैं, पता नहीं क्या हुआ आज, पेपर मतलब क्या होने वाला है। हम एक्साइटमेंट भी हो जाते हैं और कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ लोग तो बड़े खुश होते हैं कि यार चलो ठीक है, फाइनली वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था, मैं अच्छा करूंगा, बढ़िया करूंगा, अपने आप को मतलब अच्छे से अपने आप को क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने आप से अच्छे से पेपर करेंगे। कुछ लोग डिप्रेशन आ जाते हैं, पता नहीं यार क्या हुआ, इस बार भी फेल हो गया, नेगेटिविटी आ जाती है। प्लीज़ मेरा आपसे निवेदन है, वो 3 से 4 मिनट या 2 से 3 मिनट जो टाइम होता है पेपर शुरू होने का, और आपके सामने क्वेश्चन पेपर रखा हुआ है या क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आप शुरू करने वाले हो, 2 से 3 मिनट कि भाई थोड़ा सा अपने माइंड को पहले आंख बंद करके 2 मिनट का मेडिटेशन कर लो। मेरा पर्सनली मानना था, आप लोग करते नहीं करते आई डोंट नो, बट व्हाट आई फील एक्चुअली कि मेरे को लगता था सारे लोगों को देख के कंपटीशन 4 गुना हो जाता है, दिमाग में प्रेशर बढ़ जाता है, धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, पेपर आने वाला है। तो मैं बहुत सही काम करता था, बहुत लंबी लंबी सांसें लेता था, जब तक ये बेल बजे या फिर वो स्क्रीन आए, तो लंबी लंबी सांसें लेके जो मतलब कहते हैं ना प्रेशर है उसको डाउन करता था। तो आप लोग भी ये कर सकते हो कि लंबी लंबी सांसें लेके या फिर आंख मुंह बंद करके अपने भगवान को, जिन चीज पे भी आपकी श्रद्धा आस्था है उसको याद करके, ये सब करने का जो मकसद है जस्ट टू काम डाउन योरसेल्फ। दूसरा, पेपर शुरू हो गया, अब होती है हड़बड़ाहट। ये मेरे साथ तो बहुत होती थी यार, अब मुझे नहीं पता आपके साथ होती है कि नहीं होती। हड़बड़ाहट में क्या होता है, लेट से मेरे को मैथ्स, जैसे मेरे को अच्छा लगता था मैथ्स, मेरे को अच्छा लगता था मैथ्स का ही मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। मैंने एक क्लर्क का पेपर दिया था, मैंने कहा यार पहला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, दूसरा सिंप्लीफिकेशन, ये 2-3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, आप यकीन मानो मैंने ऐसे कर दिए जैसे क्रिस गेल, ये युवराज सिंह ने लगातार 6 बॉल में 6 छक्के। अब कॉन्फिडेंस आप समझ लो बंदे का कहाँ होता है।
वो लगातार क्वेश्चन सही करते हुए चला गया। एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, बीच में गुगली डाल देता है। एग्जामिनर ने क्या किया, शुरू के 5 सवाल तो बड़े आसान रखे, 6ठा सवाल उसने दे दिया थोड़ा सा लेंथी। अब 5 सवाल मैं कर चुका हूं तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेरे को ऐसा लग रहा है आज मेरे 40 में से 40 मार्क्स, अगर आरआरबी का पेपर है या फिर एसबीआई आईबीपीएस का, तो 35 में से 35 मेरे कहीं नहीं गए। इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर। और 6ठे सवाल जो थी गुगली थी, उस गुगली में मैं फंस गया। कैसे फंसा, वो सवाल एक्चुअली छोड़ने वाला सवाल था, सब लोग उसको छोड़ रहे थे, लेकिन यार ईगो पे बात आ गई कि 5 की 5 तूने कर दिए, 6ठा सवाल नहीं हो रहा तो उससे यार ऐसे कैसे हो सकता है। आदमी वही है, अपने आप को बर्दाश्त कर नहीं पाता। ये गलती मैंने भी करी जब एग्ज़ाम सेंटर में हुआ। उस एक सवाल में इतना उलझा कि मेरा पेपर जहाँ मैं 35 में से 35 कर सकता था या 40 कर सकता था, वहाँ मेरे अटैम्प्ट कम रह गए। उस एक नंबर ने मेरे को क्या किया, पूरे के पूरे एग्जाम्स में परेशान किया। मैथ्स तो मेरा खराब हुआ ही हुआ, मेरा रीजनिंग भी खराब हुआ, और इंग्लिश तो आप जानते ही हो भाई, जब मैथ्स और रीजनिंग में आपके लग गए तो रीजनिंग और मैथ्स में लग गए तो इंग्लिश में क्या करेगा। तो ये बहुत मिस्टेक्स होती है कि यार कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, उलझ गए। तो ये गलती आप लोग ना करें। स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट अ पेपर। तो जनरली एक सवाल सबके मन में होता है कि सर मतलब जो बातें आपने बताई ये तो ठीक है, हमने इस पे भी कंट्रोल कर लिया। अब पेपर को अटेम्प्ट करना काफ़ी मतलब मुश्किल टास्क माना जाता है कि अगर आपने छोटी सी भी गलती पेपर को अटेम्प्ट करने के दौरान पे करी तो वो बहुत भारी पड़ जाती है थ्रू आउट द पेपर। तो एक पेपर मेरे सामने है, ये एसबीआई पीओ 2020 का पेपर है। तो मैं इसमें आपको बताता हूँ कि अटेम्प्ट करना कैसे चाहिए। देखिए, एक चीज़ तो आप माइंड में कब रखिए कि अब और पहले के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा, जो मैं कहूँगा कि एक फेज़ आ गया है, वो आ गया है सेक्शनल टाइम। पहले क्या होता था कि आपको एक 100 नंबर का पेपर मिला, उस 100 नंबर के पेपर में आपके पास 1 घंटे का टाइम है, उस 1 घंटे में आपके पास कोई सेक्शनल टाइम नहीं है। लेट से आप अपने हिसाब से टाइम डिसाइड कीजिए। तो जिन लोगों का मैथ्स अच्छा होता था, मैथ्स को ज़्यादा करते थे, रीजनिंग कम करते थे, इंग्लिश उस हिसाब से। नाउ अच्छी बात क्या है कि अब के दौर में कि यू हैव इक्वल टाइम फॉर ईच सेक्शन, कि आपके पास इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, 20 मिनट का आपके पास एक टाइम ड्यूरेशन है। तो आप बाउंड हो गए हैं कि भाई 20 मिनट में इंग्लिश करना है, 20 मिनट में ही मैथ्स करना है, 20 में रीजनिंग करना है। अच्छी बात है कि आपको टाइम पहले से पता है। नाउ यू हैव टू अटेम्प्ट। अब कैसे करना है लेट्स से मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको मैथ्स की स्ट्रैटेजी यहाँ पे शेयर करूँगा, वरना पूरा पेपर तो टाइम टेकिंग होगा, क्योंकि इंग्लिश में विशाल सर बाकी बताई देंगे आपको, बाकी टीचर। तो मैथ्स की स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि जैसे आपने इंग्लिश सबसे पहले आपके सामने आया, आपने इंग्लिश को अटैम्प्ट किया, देन आप अगले सेक्शन में आ गए, उस सेक्शन का नाम है मैथ्स। ठीक है, तो जैसे आप मैथ्स में आते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास मैथ्स में एक डीआई पूछी गई है। अब जनरली लोग क्या करते हैं, मैथ्स का सेक्शन शुरू हुआ और भाई साहब पेन उठाया, पढ़ना शुरू कि शॉपकीपर ABCD है, परसेंटेज दे रखा है, 4 शॉपकीपर का जो CD वो ऑर्डर करते हैं, ये सब पढ़ के उन्होंने बनाना शुरू कर दिया कि मान लो ग्राफ यहाँ पे मिसिंग है, बट ग्राफ दिया होता है यहाँ पे, टोटल अनसोल्ड पढ़ के उन्होंने आंसर। सबसे बेकार स्ट्रैटेजी। अब आप कहोगे सर क्यों आप ऐसा कह रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, किसने कहा आपको कि आप यहीं से शुरू हो जाइए? कौन सी किताब में लिखा हुआ कि आप यहाँ से शुरू हो जाइए? कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये मतलब लाइन ही गलत है। लोग कहते हैं कि जहाँ से शुरू, जहाँ पे आपके पास में स्टार्टिंग हो वहीं से शुरू हो जाओ। नहीं, देखिए, एग्जामिनर ने आपको पेपर इसीलिए दिया है, चॉइस इसीलिए दी है कि वो आपकी देखना चाहता है कि आपके अंदर कितना जो है, आपका जो मेंटल लेवल है वो कितना स्ट्रांग है, आप चीज़ों को कैसे अरेंज करते हैं। तो मैं एग्ज़ाम्स में होता तो मैं नहीं करता इस पार्ट को, मैं इस पहले पूरे पेपर को चेक करता। आप ऐसे समझिए, आप शादियों में जाते हैं तो शादियों में आपको जाना है, आपको खाना खाना है, तो क्या आप कहीं से भी खाना शुरू कर देते हो? फर्स्ट यू चेक द मेन्यू ना, कि भाई क्या क्या है लाओ, फिर उसके हिसाब से आप देखते हो। तो ये काम आप यहाँ क्यों नहीं करते हो? यहाँ पे आप जहाँ से देख रहे हो वहीं शुरू कर दे रहे हो, गलत बात है ना। तो आपको क्या करना है, पहले देखना है कि भाई 5 DI आ गई, ठीक है, उसके बाद 5 क्वाड्रेटिक है जो डूएबल है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, बस देखना है जैसे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसको नेक्स्ट करते तो वो, और तीसरी भी DI है, नंबर सीरीज़ है, ठीक है, 10 नंबर मतलब मैं कर सकता हूँ। उसके बाद केस लेट है, बस ठीक है। तो अब मैंने क्या देखा, मुझे 1 सेकंड 2 सेकंड, या मैं कह रहा हूँ 1 मिनट लग गया मैक्सिमम, या 1 मिनट से ऊपर तो नहीं लगने वाला। पूरा पेपर देख लिया। नाउ मेरे पास पूरी पिक्चर क्लियर है भाई कि इस पिक्चर में क्या है, कि 10 नंबर ऐसे हैं जो मेरे हाथ में हैं।
बाकी के जो 25 नंबर हैं उस पर मुझे फाइट करनी है। तो मैं वही शुरू करता हूँ कि मेरा नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक में जो उनसा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, मैंने कहा भाई मेरा क्वाड्रेटिक स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, तो ठीक है भाई। तो सीधा सीधा आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाना शुरू कर दीजिए यहाँ से कि आपने क्या किया, पेन उठाया और आपने फैक्टर बनाने शुरू किया कि 5 है तो -5। मैं एक स्ट्रैटेजी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। फटाफट आपने सॉल्व किया, आपने का फैक्टर बन जाएंगे -3 और +1 तो ये जाएगा प्लस का 3 माइनस का 1, मल्टीप्लाई करके आपने फैक्टर्स करके सॉल्व कर दी। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैसे बता रहा हूँ कि जब आप पूरा पेपर देखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता कि क्वाड्रेटिक भी आया था। हम बच्चों से रिव्यू लेते हैं, हम उनसे पूछते हैं क्या आया था, बोलते हैं सर मैंने DI करा, अर्थमेटिक करा, मैंने कहा क्वाड्रेटिक आया था, बोला सर मैं पहुँच नहीं पाया। अब इमेजिन कीजिए अगर उसने क्वाड्रेटिक देख लिया होता तो उसके 5 नंबर आते नहीं आते। तो ये स्ट्रेटजी ज़रूर आप करें, पूरा पेपर आप देख लें कि मेरे को 5 नंबर यहाँ लेके आने और मुझे फिर उसके अलावा 5 नंबर सीरीज़ में 10। अब 10 के बाद मैं चेक करूँगा कि यार मेरे पास लेट से मुझे क्या क्या टॉपिक आता है। जैसे मेरे को परसेंट आता है, मैं ये वाला क्वेश्चन कर लूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, मैं रेशियो कर सकता हूँ, प्रॉफिट लॉस कर सकता हूँ, टाइम एंड वर्क्स कर सकता हूँ और मैं ये वाला क्वेश्चन भी कर सकता हूँ, तो एक बोर्ड भी कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 में अर्थमेटिक कर सकता हूँ। अब DI में मेरे पास क्या क्या सेक्शन है कि इसलिए DI बहुत छोटा सा लग रहा है, ये कर सकता हूँ, 5 मेरे यहाँ बन जाएंगे। ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी होती है, ये ग्राफ बन जाता है और पहले वाला ग्राफ। तो इस तरीके से मैं मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकता हूँ बहुत कम समय में, अगर मुझे पूरा चीज़ें पता हो। लेकिन आपको पता ही नहीं, आपने पेपर उठाया करना शुरू कर दिया, हो सकता है कि लास्ट में 4 सिंप्लीफिकेशन के भी सवाल हो, छूट गए ना, जो बात गई सो बात गई। तो ये स्ट्रैटेजी आप जरूर करें जब आप एग्जाम्स को अटैम्प्ट कर रहे हैं, पेपर को अटैम्प्ट कर रहे हैं। मिस्टेक्स टू अवॉइड इन द एग्जामिनेशन। तो इसमें कॉमन मिस्टेक में सबसे पहली मिस्टेक्स आती है अननेसेसरी का लोड लेना। दिमाग को जितना ज़्यादा ये दिखाओगे कि प्रेशर है, कंपटीशन है और एग्जाम्स 8 लाख बच्चा देने आया है, 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, जितनी ज़्यादा इमेजेस दिमाग को मिलेंगी विजुअल्स के फॉर्म में, आपका प्रेशर आप पर हावी हो जाएगा और ये फिर आपसे क्या करवाएगा आप खुद भी नहीं जानते। तो ये एक मिस्टेक्स है जो आपको बहुत ध्यान रखना है कि माइंड्स को ऐसे मैसेज ना मिले जिससे वो प्रेशर आप पर हावी हो। दूसरी मिस्टेक्स जो 90% लोग करते हैं वो ये होती है, ईगो पे बात ले लेते हैं। अब ये ईगो का क्या कॉन्सेप्ट है एग्जाम्स में? ईगो का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हम किसी टॉपिक को बहुत कहते हैं ना शिद्दत से पढ़ते हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन। मैंने टाइम एंड वर्क पूरी शिद्दत से पढ़ा और मुझे लगता है कि ये टॉपिक मेरा बेस्ट टॉपिक है मैथ्स में। मेरे साथ भी होता था, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। लेकिन पता नहीं क्या होता है कि एग्जाम्स में टाइम एंड वर्क का सवाल नहीं बना, और जिस टॉपिक से मैंने पूरे साल या पूरे महीनों में अपना बेस्ट टॉपिक जिसको माना, कमाल की बात है वो टॉपिक से क्वेश्चन ही नहीं बना यार। दिल पे बात आ जाती है, पड़ जाते हैं उसके पीछे, सवाल को छोड़ना चाहिए था, 2 मिनट 3 मिनट वेस्ट कर जाते हैं, इसीलिए क्योंकि फेवरेट था। अगर फेवरेट नहीं होता तो शायद इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, अगर मेंसुरेशन होता तो नहीं करते, उसको देखते भी नहीं। लेकिन टाइम एंड वर्क से क्या हो गई थी, मोहब्बत हो गई थी, हमने कहा करके आएंगे, हुआ ही नहीं। तो ये वाली मिस्टेक ना करें। कोई टॉपिक अगर टफ लग रहा है, कोई क्वेश्चन टफ लग रहा है, जस्ट लीव इट, आगे बढ़िए। आप यहाँ पर एग्जाम क्रैक करने आए हैं, किसी टॉपिक को दिल से लगाने नहीं आए, किसी सब्जेक्ट को दिल से लगाने नहीं आए। लास्ट जो मैं देखता हूँ जनरली, एक बच्चे और अपना मतलब टाइम वेस्ट करते हैं एग्ज़ाम होने से पहले और एग्ज़ाम होने के बाद। एग्ज़ाम होने से पहले वेस्ट करते हैं पेपर कैसा आया, पेपर में क्या होना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं कि यार ये होगा, ये नहीं होगा, ये क्यों होगा, किस लिए होगा। तो वहाँ पर ना डिस्ट्रैक्शन बहुत आता है। देखिए परसेप्शन हर किसी का अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी बारे में परसेप्शन दूँ, मेरा परसेप्शन कुछ अलग हो सकता है, सामने वाले का अलग सकता है। अननेसेसरी का डिस्कशन मेरे को लगता है कि आप करेंगे तो आपका बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये 3-4 मिस्टेक्स हैं जो आप लोग ना करें। तो लास्ट कंक्लूज़न पे आते हैं। आपने ये पूरा का पूरा वीडियो सुना, देखा, समझा। कुछ चीज़ों को मैंने अपने पर्सनल लाइफ से कनेक्ट किया ये समझाने के लिए कि हाँ मोस्टली ये मिस्टेक्स होती हैं। तो गाइज़ अगर आप बैंक एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आप भी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो आज से इन जितनी भी बातें मैंने आपसे कही हैं, आप एक इस पर ब्रीफ नोट्स बनाइएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हम वाकई में गलतियाँ करते हैं और इनको हमें अवॉइड करना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम प्रिपरेशन और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम।
तो यही मैं आप लोगों से बस कहूँगा कि जो मेरी स्ट्रैटेजी है, हो सकता है कि मैंने जो पॉइंट्स बताए हैं, आप बहुत सारे पॉइंट्स आप शायद नहीं करते हो या कुछ लोग करते भी होंगे, तो मेक अ चार्ट कि ये पॉइंट्स वैलिड थे और मुझे नहीं करने हैं आज के बाद। दूसरा, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जो ये डिस्कशन मैंने आपके साथ किया, काफ़ी अच्छा डिस्कशन था, फ्रूटफुल डिस्कशन था। इस डिस्कशन से आपकी अब गलतियाँ कम होंगी, आप गलतियों को अवॉइड करेंगे और आप अपना जो गोल है वो ज़रूर पाएंगे और आप फाइनली एक बैंकर बन जाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ सब लोगों के लिए कि देखिए, लाइफ में कहते हैं ना कि सब कुछ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आपने एक कविता सुनी होगी, वही मैं 2 लाइन बस बोलूँगा कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। एक नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, वो कई बार चढ़ती है और फिसलती है। तो नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर कई बार फिसलती है। मन का साहस, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। उसको खुद पर विश्वास है कि वो अचीव कर लेगी। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, टूट कर गिरना, गिर कर टूटना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप लोग भी निरंतर कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब आपको इस लाइन का मतलब समझ में आएगा कि अगर खुद पे यकीन आदमी विश्वास करे तो वो बहुत कुछ अचीव कर सकता है और सारे के सारे सपनों को पूरा कर सकता है। अगर आपको भी लगता है कि आपका मैथ्स बहुत कमज़ोर है, अनअकैडमी पे आप मुझे सर्च करेंगे, मेरा नाम है अरुण सिंह रावत। जैसे ही आपको मेरी प्रोफाइल मिलेगी तो वहाँ पर आपको मेरे प्लस कोर्सेज दिखेंगे। इन प्लस कोर्स को एक्सेस करने के लिए मैं आपको अपना एक कोड बता रहा हूँ, जिससे आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा और वो कोड है AVP10, AVP10। इस कोड को आप एंटर करेंगे, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस। थैंक यू सो मच।